ये है एसएचओ रियाज हुसैन जो 302 एक्सपर्ट हैं। दौरान सर्विस करोड़ों रुपए की रिश्वत ठुकराकर ईमानदारी से नौकरी की, यहाँ तक कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना घर तक बेच दिया। 4 मर्डर का केस था, उसमें कहते थे इस बंदे को इग्नोर करो, 2-3 करोड़ पे आपको देते हैं, तुमने ठुकरा दिए थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज की मोटिवेशनल कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की है जिनको 302 एक्सपर्ट माना जाता रहा है और इन्होंने अपने 35 साल कैरियर के अंदर हज़ारों केसेस ऐसे सॉल्व किए जिनको नामुमकिन समझा जाता था और इनके ऊपर इदारे को भी नाज था और इनको बेशुमार सीनियर से भी नवाजा। इन्होंने एक मौके के ऊपर 18 मन के करीब चर्स भी पकड़ी और हैंड ग्रेनेड्स भी, जिसके ऊपर इदारे ने इनको बेशुमार एजाज़ात से नवाजा। इसके अलावा कुछ केसेस के ऊपर सिर्फ इनको इग्नोर करने के लिए चीज़ को या शहादात को 2 करोड़ तक की रिश्वत ऑफ़र की गई, लेकिन सब चीज़ों को ठुकरा दिया इन्होंने और ईमानदारी के साथ नौकरी करते रहे और यहाँ तक कि इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने घर को बेच दिया और किराए पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एसएचओ रियाज हुसैन ढिल्लो साहब। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी कि ये इनकी मौका वारदात कैसे थे और कैसे इन्होंने केसेस सॉल्व किए। इनसे जानते हैं और दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन ये रिटायर हुए थाने के अंदर बाकायदा तकरीब मुनक्कद की गई, नात ख्वानी हुई, फूल की पत्तियां निछावर करते हुए इनको एसएचओ की गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ा गया। सर 87 में मैं भर्ती हुआ था कराची में बतौर हेड कांस्टेबल, डायरेक्ट हेड कांस्टेबल। हमारे यहाँ नहीं होते, लेकिन सूबा सिंध में डायरेक्ट हेड कांस्टेबल उस वक्त भर्ती होते थे। उस बाद में प्रमोट हुआ, एएसआई बना, फिर सब इंस्पेक्टर बना और लास्ट कराची में मेरा केस था जिसमें मैंने ह्यूज क्वांटिटी मंशियात पकड़ी। उसके बाद मैंने अपना ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे पंजाब भेज दिया। 2008 से लेके 14 अगस्त ये इसी साल की इसमें मैं रिटायरमेंट ली है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का यही मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है कि मुझे पेशावर बना दिया, मुझे नौकरी दे दी जिससे मैं अपने बच्चों का रोज़गार आसान तरीके से कर सकता हूँ। बाकी रहा बंदा जिनको पकड़ा जाता है, तो जो माशरे का नासूर है उनको पकड़ने में तो वैसे ही तनख्वाह के साथ साथ स्वाब-ए-दरान भी मिलता है। डेफिनेटली। तो 35 साल आपने मुलाजमत की है ऑलमोस्ट कमोबेश, इसमें कितने आपने केसेस हल किए और कौन कौन से ऐसे थे जो आपको अभी तक याद हैं कि यार वो केस आरियां पार वाला सीन था, उसमें मेरी जान भी जा सकती थी, ये भी हो सकता था, यानी जहां आपको सही डर लगा हो, रिस्क रहा हो? कराची में बेशतर मौके ऐसे आए हैं जिसमें डर लगा, लेकिन मेरी एक नीयत होती थी कि कोई एनकाउंटर कहीं पुलिस मुकाबला हो जाए तो कोशिश करनी है कि कोई इंसान मरे ना। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो हल्का फुल्का ज़ख्मी हो जाए, उसको गिरफ़्तार किया जाए। तो इस चीज़ पे मैं कारबंद रहा हूँ और मैंने कोशिश की और वो कामयाब भी रही। तो ज़ाहिर है ऐसे काम में रिस्क तो होता ही है। अब ये मेरी नीयत है कि किसी को ना मारूँ, अगले बंदे की तो नीयत नहीं है कि इसको ना मारा जाए, लेकिन ये अल्लाह ताला की मेहरबानी, अगर मेरी नीयत दुरुस्त है तो अल्लाह ताला ने ऐसे मौके दिए कि जिसमें मेरी हर जगह बेजान महफूज रही। जो आपने हीरोइन पकड़ी थी वो कैसे, क्या था सीन? वो पकड़ी थी, चर्स पकड़ी थी। वो 18 मन का केस किया था मैंने लास्ट कराची में महमूदाबाद पुलिस स्टेशन में, और इसके अलावा वहाँ पे हैंड ग्रेनेड वगैरह पकड़े, उनके भी मुकदमात मैंने दर्ज किए। फिर मैं ट्रांसफ़र होकर यहाँ जब आया हूँ तो पहली पोस्ट मेरी गुजरांवाला बतौर एसएचओ कोतवाली और अरूप थाने भी। उसके बाद 2-3 साल यहाँ नौकरी की है जिसमें मैं ज़्यादातर मर्डर केस मुझे दिए जाते। उसके बाद मैं सियालकोट जब ट्रांसफ़र हुआ हूँ तो सियालकोट में भी मैंने हैंड ग्रेनेड पकड़े उग्गो की थाने की हदूद से और उनके पर्चे दर्ज किए, मुल्ज़मान को जेल भेजा। मर्डर के मुकदमे काफ़ी किए, लेकिन एक बात रही है, जिस मर्डर को मैंने फ़ाइनल किया है, अगर मैंने किसी को गुनहगार लिखा है तो उसको अदालत ने सज़ा दी है, और अगर किसी को हालात व वाक़यात को देखते हुए बेगुनाह लिखा है तो इस्तग़ासा होने के बावजूद वो बरी हुआ है। यानी जो इंसाफ का तकाज़ा मैंने रखा था
वही रूटीन अदालत ने बरकरार रखी, और ये मेरी ऑनर की बात है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करते रहे कोई भी केस होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन का एक तरीकाकार होता है कि पहले तो सबसे पहले हालात वाक़यात को समझो और उसमें देखो झूठ कहाँ है सच कहाँ है, क्योंकि कई लोग एफआईआर में गलत नाम दर्ज कर देते हैं कि इस बंदे ने फलां बंदे को कत्ल किया, हालांकि वो कत्ल नहीं होता। जिसकी मैं ज़िंदा मिसाल आपको देता हूँ कि ये ईद से एक दिन पहले 2 मर्डर हो गए, मियाँ बीवी, इमरान हैदर और उसकी बीवी। तो इनके मर्डर में उन्होंने एक वलीद नामी शख्स को नामजद किया। वलीद नामी शख्स उनकी ख़ानदानी नाराज़गी का बंदा था, यानी उस लड़की ने शादी की थी अपनी मर्ज़ी से, तो वो उसका भाई था। उन्होंने उसको नामजद कर दिया कि ये दोनों को शूट करके चला गया। अब मैं तीसरे दिन मैंने वलीद को गिरफ़्तार कर लिया। जब मैंने उसको गिरफ़्तार करके थाने लेके गया तो उसका इंटरव्यू किया या उसके इंटेरोगेट किया तो उसने बताया कि मैं तो बेगुनाह हूँ। हालात वाक़यात को देखा, फिर मैंने पूरे इलाके के CCTV कैमरे जो है उनको खंगाल मारा। उसमें मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बंदा सही कह रहा है, और मर्डर करने के लिए जो उसकी वो शबी मिली थी, वो शबी को मुख्तलिफ जगह से पता किया तो वो किसी तीसरे शख्स की थी। वो तीसरा शख्स कत्ल होने वाले का भतीजा था। मैंने फौरी तौर पे उसके मोबाइल नंबर और उनके डाटे और उनकी मदद से अगले 3-4 दिन में उसको शेखपुरा से जाके पकड़ा, जब वो फॉरेन कंट्री जाने की तैयारी कर रहा था। तो अच्छा। हाँ, तो मेरे ख्याल में 8 दिन के अंदर अंदर जिस मुल्ज़म को नामजद किया गया था उसको हमने बेगुनाह कर दिया, और जो नामजद नहीं था फिर एंड टाइम पे जो मुद्दई मुकदमा था उन्होंने उसको नामजद किया और उसको मैंने जेल भेजा और उससे पिस्टल भी बरामद किया। तो ऐसा होता है कि, लेकिन हर तफ्तीश के हालात मुख्तलिफ होते हैं, हालात को देख के फैसले किए जाते हैं। कहीं पे रेड की जाती है, कहीं पे डाटे लिए जाते हैं, कहीं पे कुछ किया जाता है, कहीं पे तुलकात इस्तेमाल किए जाते हैं। आफ्टर ऑल केस को हमने डिस्पोज ऑफ करना होता है। अभी तक कितने केस आप सॉल्व कर चुके हैं अपनी पूरी सर्विस में? सर, सियालकोट में तो सैकड़ों मर्डर के केस सॉल्व कर चुका हूँ, और कराची में उससे भी ज़्यादा, क्योंकि कराची का दौरानिया मेरा 22 साल था और यहाँ तकरीबन 10-11 साल हैं। बेशुमार केस, मनशियात बहुत ज़्यादा पकड़ी। किस किस सीनियर के साथ आप काम कर चुके हैं अभी तक कराची के अंदर? राव नवार साहब के साथ भी आपका? राव नवार साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा पीरियड गुजरा है, और इसके अलावा अभी DIG है वहाँ पे जावेद अकबर रियाज साहब, उनकी निगरानी में ही मैंने वो मनशियात पकड़ी थी। उनके साथ बहुत अच्छा पीरियड गुजरा। इंतहाई ईमानदार, सुलझे हुए शख्सियत हैं, और यहाँ पे मुख्तलिफ DPO जो ये दुरानिया में लगे हैं उनकी ज़ेर साया नौकरी की है। लेकिन अगर मैं थाने में होता हूँ तो ज़ाहिर है मेरा डायरेक्ट जो सुपरविजन SHO की होती है, SDPO की होती है, उसके बाद DPO का नंबर आता है। तो छोटे मोटे मैटर हों तो वो तो SDPO तक होता है कि उनसे हम हदायत लेते हैं। अगर कोई बड़ा मैटर होता है तो डायरेक्ट DPO से भी हदायत हमें मिलती है। आपको मैक्सिमम रिश्वत कितनी ऑफर हुई है अभी तक? मुझे यहाँ सियालकोट में 2 करोड़ रुपये की रिश्वत ऑफर हुई थी। 4 मर्डर का केस था, उसमें कहते थे इस बंदे को जो है वो इग्नोर करो। सिर्फ इग्नोर करना है? इग्नोर करना है, क्योंकि वो बंदा शूटर नहीं था। तो मैं कहता था इसने शूट करवाए बंदे, तो उनको कहते इसको इग्नोर करो, तो इसमें 2-3 करोड़ रुपये आपको देते हैं। तो मैंने ठुकरा दिए थे, क्योंकि जिसने मर्डर किए हैं वो गुनहगार तो है, और जिसने करवाए हैं वो उनसे बड़ा गुनहगार है। उसको मैंने गिरफ़्तार किया और उसकी 109 में चलान किया, और ये शायद वाहद केस था कि 109 में उसकी सुप्रीम कोर्ट से भी ज़मानत खारिज होगी। अब देखें 2 करोड़ आपको मिल रहे थे सिर्फ बंदा इग्नोर करने पर, सर आपने वो ठुकरा दिया और घर बेच दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल। ये क्या किया आपने? मतलब कितने बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं वो? मेरी एक बेटी है और बड़ी बेटी है, वो CA कर रही है माशाल्लाह। उससे छोटी बेटी है वो अभी फरवरी में CSS के एग्ज़ाम में आ रही है। इंशाल्लाह। बेटा है वो BCom फाइनल ईयर में है। क्या बात है। बेटी है एक सेकंड ईयर में पढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं सेटिस्फाइड है हाँ। अपनी लाइफ में? जी। जब मैं भर्ती हुआ था किराए के मकान में था, और बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाया, और उसको तालीम और तरबियत को बहाल रखने के लिए, घर की चीज़ों को बहाल रखने के लिए उसको सेल कर दिया, और आज भी किराए पे हूँ और फिर भी सेटिस्फाइड हूँ। बच्चों ने गिला नहीं किया, घरवाली ने गिला नहीं किया कि एक बड़ी मुश्किल से घर बनता है, बच्चे पढ़ लेंगे जैसा भी पढ़ेंगे, आपने घर ही बेच दिया? सर सिर्फ ये नहीं कि घर बेच दिया, वो घर बेसिकली प्लाट जो है ना ससुराल वालों ने गिफ्ट किया था। हमने तो प्रचार ही नहीं लगाया, लेकिन घर वालों ने मेरा साथ दिया है और आज तक साथ देते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई ताला नहीं है, हम पैसे ओपन रखते हैं,
जिस बंदे को ज़रूरत हो उसको पता होना चाहिए घर के हालात क्या हैं, उसके मुताबिक वो खर्चा करेगा। ये एक दफ़ा मैं गुजरांवाला में हमारे डीआईजी साहब थे जुल्फ़कार चीमा साहब, उन्होंने एक तकरीब में पूछा कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में तब्दीली कैसे ला सकते हैं। यही मैं क्वेश्चन भी करना चाह रहा तो हूँ। मैंने उनको सिर्फ जवाब दिया कि हमें अपना बिहेवियर दुरुस्त करना होगा तो ऑटोमेटिकली तब्दीली आ जाएगी। जो शख्स जुर्म करता है उसको किसी ना किसी ने तो पकड़ना है, उसको पकड़ने का गिला नहीं होगा, लेकिन हम अगर उसके साथ अपना बिहेवियर गलत करेंगे या उसकी फैमिली को गलत नज़र से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका गुस्सा होकर वो बदला लेगा। तो हमें अपना बिहेवियर जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। ये सीनियर जो पड़े हुए हैं, इनसे बड़े सीनियर्स आपके वो हैं जो आपको लोग आके मिलते हैं आई थिंक, और वो कहते हैं कि आपके एक बिहेवियर ने हमारी लाइफ चेंज कर दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी माशाल्लाह आप तसल्ली बख्शें अपनी पूरी सर्विस में। हाँ, ये मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से शील्ड दी गई और इसके अलावा मेरे ख्याल में मेरे पास CC थर्ड सर्टिफिकेट का ढेर है। कराची में मैं नौकरी करता था तो एक महीने में मैंने 30 CC थर्ड सर्टिफिकेट लिए थे। दिलो साहब, जब आप रिटायर हुए थे तो बाकायदा आपको फूल की गाड़ी से जाके घर लेके आया गया, थाने के अंदर फंक्शन करवाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, नातख्वानी हुई, ये क्या सीन है? ये तो पहली दफ़ा मेरे ख्याल में ऐसा कभी हुआ होगा थाने की हिस्ट्री में ही। हाँ, 14 अगस्त इसी साल की 14 अगस्त को मेरी रिटायरमेंट डेट थी। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि 14 अगस्त में से पहले ही मैंने डबल मर्डर केस को ना सिर्फ असल कातिल को डिटेक्ट किया बल्कि बेगुनाह की हथकड़ियाँ भी खुलवाई। उसमें गवर्नमेंट खुश हुई और उस पे मुझे ऐसा लगता है कि खराज तहसीन पेश करने के लिए मेरे को 40-50 हज़ार की मिठाई मंगाई, फूल मंगवाए, SHO पूरा अमला, पूरे अफसरान, इन्होंने तकरीब बाकायदा मुनक्कद की और उसमें नातें पढ़ी गई, तिलावत की गई, तकरीरें की गई और फिर फूल की पत्तियों में निछावर करते हुए मुझे सरकारी गाड़ी में बिठाया और मैं देख के हैरान हो गया कि सरकारी गाड़ी को भी फूलों से सजाया हुआ है। और उस सरकारी गाड़ी में जब मैं बैठने लगा तो मुझे वहाँ SHO साहब थे, अदनान चीमा साहब, उन्होंने मुझे कहा कि रियाज साहब, हमेशा आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं लेकिन आज आप इस गाड़ी पे घर जाएंगे। तो फिर वो मुझे तराने लगा के वो गाड़ी ले के आते हुए मुझे घर तक ड्रॉप करके गए और यहाँ मेरे इलाके के लोगों ने भी देखा कि हैं ये कौन सी तकरीब हो गई। क्या बात है, तो ये इज़्ज़त अफजाई थी मेरे लिए। क्या बात है। सो काइंड ऑफ यू सर। जितने भी लोग देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, जिसमें पेरेंट्स देख रहे हैं, पुलिस वाले देख रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि हालात कुछ नहीं होते, हालात को इंसान खुद कंट्रोल करता है। अगर आप बेस्ट बिहेवियर, खुसूसन पुलिस अफसरों को मैं बात करूँगा, अगर बेस्ट बिहेवियर डिलीवर करते हैं आप जिनको आप डील कर रहे हैं तो काफ़ी मुसीबतों से आप बच सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि घर को सोएंगे तो आपको सुकून से नींद आएगी कि मैंने बेहतर काम किया, एक बात। दूसरे नंबर पे आप अपनी फैमिली के साथ इस तरह जुड़ कर रहें, उनको बिल्कुल ना छोड़ें, बेजार और मददगार ना छोड़ें कि बच्चे आवारा हो रहे हैं, बेटियां आवारा हो रही हैं। उनके साथ मुशावरत करें, घर का एक हिस्सा बने तो आपका घर जन्नत बन सकता है।